लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या बताया कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। सॉलिड तो नहीं करेंगे, क्रिस्टल इसका सॉलिड होता है, एक ब्रिटिल सॉलिड होता है, आर ब्रिटिल सॉलिड। ब्रिटिल सॉलिड क्या समझ में आई ये? जैसे नमक होता है, नमक के मान लो इतने बड़े पीस होगा तो उसको हल्के से मारेंगे तो पीस पीस हो जाता है, तो देखने में सॉलिड तो है मगर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। यानी कि एक सॉलिड जो ना दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमार्फस सॉलिड। तो ये जो है ना एमार्फस सॉलिड होता है। एमार्फस सॉलिड का जो है ना जब हीट करते हैं ना तो पीस हो जाता है। जैसे कोयला होता है, कोयला देखा है, कोयले के हथौड़े से मारेंगे ना तो छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं, लेकिन लोहे को हथौड़े से मारेंगे तो लोहा पीस पीस नहीं होता, क्योंकि लोहा जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये होता है कि उसके जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। सॉलिड केमिस्ट्री में एक चैप्टर है 12th क्लास में, और बड़ा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। सॉलिड बोल के क्या वहीं पे क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस सॉलिड, ये ब्रिटिल होता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है ब्रिटिल सॉलिड होते हैं, मतलब देखने में सॉलिड है लेकिन मारेंगे थोड़े से तो पीस पीस हो जाते हैं, बुरादे बन जाते हैं। कितनी बात में क्या बताया? सॉलिबिलिटी दूसरा दे रखा है, सॉल्युबिलिटी। जितने भी आयनिक कंपाउंड है ये आयनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन आयनिक सॉल्वेंट। आयनिक सॉल्वेंट कितनी बात में? जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, ये आयनिक कंपाउंड है। और पानी जो है ना, वाटर भी एक आयनिक कंपाउंड है, वाटर भी आयनिक कंपाउंड होता है। तो सॉल्ट जो है ना वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करें पेट्रोल में, ठीक है ना, पेट्रोल में, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल जो है ये नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक। तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन आयनिक सॉल्वेंट, ठीक है, और नॉन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन आयनिक सॉल्वेंट। यहाँ पे एक टर्म आता है लाइक डिसॉल्व इन लाइक। क्या मतलब आता है? यहाँ पे मैं एक टाइटल डाल दूं, लाइक डिसॉल्व इन लाइक। लाइक डिसॉल्व इन लाइक क्या मतलब हुआ? जो जिस तरह का है उसी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, नॉन आयनिक में नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग बताते हैं जो नॉन आयनिक सॉल्वेंट कौन सा है? पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, ये नॉन आयनिक है, इसमें सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे वाटर जो है, वाटर जो है पेट्रोल में या फिर केरोसिन ऑयल में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पानी जो है पेट्रोल में या केरोसिन में डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो वाटर है एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक मतलब पोलर। जैसे वाटर का स्ट्रक्चर हम लोग देखना चाहते हैं तो ये हमारा OH H2 ऐसे होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव होता है। तो ये आयनिक वाटर जो है ना आयनिक कंपाउंड है, ये इस तरह से।
चार्ज होते हैं इस पे, जिस पे चार्ज होते हैं वो आयनिक होता है। कितनी बात सुन में? तो वाटर एक आयनिक कंपाउंड है, तो वाटर जो है आयनिक में ही डिसॉल्व होगा, या कोई भी चीज जो वाटर में डिसॉल्व होगा वो आयनिक होगा। अब वो पेट्रोल नॉन आयनिक होता है, पोलर कंपाउंड नहीं है ये पेट्रोल। केरोसिन नॉन आयनिक कंपाउंड है। तो ये दोनों, ये दूसरा करेक्टर है, ये दूसरा करेक्टर है, इसलिए दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होते। डिसॉल्व तब करेंगे जब दोनों एक जैसे हो, जैसे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों ही आयनिक हो, या सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों ही नॉन आयनिक हो, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड नहीं हो, तब वो जाके डिसॉल्व होंगे। तो ये दे रखा सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड का, किस में डिसॉल्व होता है, जो जिस तरह का होता है उसी में होता है। आगे दे रखा ये, इसे मिटाते हम लोग। इसके आगे का पॉइंट दे रखा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसे अभी करते हैं, दूसरा कर लेते हैं। लाइक डिसॉल्व इन लाइक, समझ में आ गया है। आगे दे रखा है इसमें जितने भी आयनिक कंपाउंड है या आयनिक सॉल्यूशन है, कंडक्टिविटी चेक करते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कंडक्टिविटी देखते हैं। तो जितने भी आयनिक सॉल्यूशन है, आयनिक सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जितने भी आयनिक सॉल्यूशन होंगे वो कंडक्टिविटी अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि जैसे पानी में अगर सॉल्ट डाल दें और फिर करंट पास करेंगे ना, बहुत ही आराम से करंट चलेगा, ठीक है, बहुत ही आराम से करंट चलेगा। कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक और प्रॉपर्टीज दे रखा है आयनिक कंपाउंड का, ये तो तीसरा नंबर था, चौथा नंबर दे रखा है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या समझ में आया कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ कंपाउंड दे रखे, अभी मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। कितने कैरेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें? अभी 4 कैरेक्टर। एक तो देखा फिजिकल स्टेट, यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ब्रिटिल सॉलिड होते हैं। दूसरा देखा हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी, किसमें डिसॉल्व होता है। तीसरा देखा हम लोगों ने कंडक्टिविटी, और चौथा देख रहा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और क्या देखते हैं, आयनिक कंपाउंड हैज, आयनिक compounds has high melting point and boiling point, दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कितनी बात सुने। कुछ कंपाउंड दे रखा है एक बुक में, इस बुक में, और देखो कहाँ से सवाल पूछा है, ठीक है, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मिटा दूँ इसे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, मैं उससे बता रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ, और फिर वो सवाल जो पूछा है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या दे रखा, जैसे हमने बताया कि आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो कुछ कंपाउंड दे रखा है, जैसे कंपाउंड्स में दे रखा है, कौन सा कंपाउंड दे रखा है, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये 5 कंपाउंड दे रखा है चार्ट में, ठीक है। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट जो दे रखा है, ये क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट 1686 दे रखा है। लिथियम क्लोराइड का 1600 दे रखा है। लिथियम क्लोराइड का 1600 दे रखा है। कैल्शियम क्लोराइड का 1900 दे रखा है।
मैग्नीशियम क्लोराइड का 1685 दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड का 3120 दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट। चार्ट देखो बुक पे दे रखा है ये, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा अलग वैल्यू दे रखा है ये 1074887। कैल्शियम क्लोराइड का दे रखा है 1045। मैग्नीशियम क्लोराइड का दे रखा है 981 और कैल्शियम ऑक्साइड का दे रखा 2850। ये एक चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी के बुक में। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये केल्विन में दे रखा है ये, ठीक है। कितनी बात समझ में, आगे चले। ये एक चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में। और अगला सुनो क्या पूछा था एक बार सवाल, 4 साल हो गया है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कहां से याद करेंगे? इस चार्ट में दे रखा, बुक में खोल के देख लेना, मेटल नॉन मेटल का बुक देख लेना, चैप्टर एक चार्ट बना हुआ, उस चार्ट में से ये एक सवाल पूछा गया है। कहां से पूछा, क्योंकि याद तो कर ही नहीं सकते ऐसे एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे कहीं से भी सवाल बन जाते हैं, मगर होंगे एनसीईआरटी में ही होगा, वो एनसीईआरटी में ही होगा। तो क्या कर रखा है इसने, अभी इतने सारे, ये तो सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, कितना 1686, यही है ना ये। तो बहुत आसान है, देखिए सोडियम क्लोराइड 1686, लिथियम क्लोराइड 1600, कैल्शियम क्लोराइड 1900, मैग्नीशियम क्लोराइड वो 5 नंबर पे है बुक में, हमने 4 नंबर पे कर दिया, इसको ऊपर नीचे किया हमने। मैग्नीशियम क्लोराइड 1685 और कैल्शियम ऑक्साइड 3102। सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड का है। क्या अभी नहीं पूछ सकता? अभी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट पूछा, मेल्टिंग पॉइंट में पूछ लेगा, कोई मना करेगा उसको पूछने से? आपको याद करना, आप याद करो, नहीं करना मत करो, तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम याद करो, वो उसकी मर्जी है, वो कहीं से पूछ ले। पिछली दफा मेल्टिंग पॉइंट पूछा, बॉइलिंग पॉइंट पहले सोडियम का पूछा था, अब किसी और का पूछ ले। ये तो एनसीईआरटी के बुक में तो लिखा हुआ है ना, कल ये तो नहीं कहोगे आपने कहाँ से पूछ लिया ये कंपाउंड, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? तो ये टेबल भी आप ध्यान कर लो, मैंने लिख दिया, ये बता दिया। और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कोई गाइड पढ़ो ना पढ़ो, एनसीईआरटी में जो दे रखा वो सब याद कर लो, पहले उसे याद कर लो, हर एक एक लाइन बारीकी, कॉमा, फुल स्टॉप, टेबल, ग्रीन, ब्लू, रेड, जितना भी लिखा हुआ है। उसके बाद तुम गाइड पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो मत पढ़ो, सिलेक्शन तो होना ही है। अगर एनसीईआरटी सब सवाल कर चुके लाइन बाय लाइन, तो केमिस्ट्री का मैं करा रहा हूँ, फिजिक्स का मैं करा रहा हूँ, मैथ का तो मैं करा ही रहा हूँ, तुम्हें पता भी है। बायोलॉजी सर करा ही रहे, वो भी एनसीईआरटी से, बस पेपर लो और आज जेरोक्स कराओ, उसको रट मारो, बाकी इंडो इस्लामिक रट नहीं रटना है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? सिलेक्शन अपने कब्जे में है। आगे चलते हैं, क्या समझ में आया ये तो हमारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आगे चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद मेटल का नॉन मेटल का रिएक्शन का काम खत्म हो जाता है। अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो एक अलग टॉपिक शुरू हो रहा है, और नाम है उसका अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल लिखा ना, यहाँ एलिमेंट्स लिखना चाहिए था वैसे, ठीक है। तो अगला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ, टॉपिक करते हैं हम लोग, ये अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स तो नहीं होना चाहिए यहाँ, एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन हमने अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ अकरेंस ऑफ मेटल लिखा हुआ अच्छा बुक में, मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, इसलिए कि मेटल खाली हमने स्पेसिफाई कर दिया कि मेटल कैसे कहाँ मिलता है, नॉन मेटल भी तो मिलता है, तो उसको क्या पार्शलिटी करेंगे, उसका भी तो इज्जत है। ऐसा थोड़ी है कि हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, कहीं वही आ गया तो ठीक है, बोलेगा मुझे मेरा नाम नहीं लिखा मैं ही आऊँगा, इसलिए मैंने लिख दिया एलिमेंट्स, मेटल हो नॉन मेटल हो जो भी है। हाँ मेटल वाइट भी है भाई, उसकी भी इज्जत है अपनी। आगे चले, क्या है इस वाले में, ये टॉपिक को समझते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में,
सुनो ध्यान से सुनो, ये शुरुआत कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है बिल्कुल, वो खत्म हो गया, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, किसी में 118, किसी में 120 भी लिखा है एलिमेंट्स। इन 118, 120 जितने भी एलिमेंट है उसमें से 92 एलिमेंट्स रियल एलिमेंट्स हैं जो रियल में मिलते हैं। 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड एलिमेंट है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? जैसे हम लोग जानते हैं रियल एलिमेंट में आयरन है, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, टिन है, लेड है, ठीक है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब है ना। लेकिन किसी एलिमेंट का नाम बताओ जिसको हम लोग स्टील, स्टील क्या होता है? स्टील एलिमेंट होता है या क्या होता है? स्टील एक लोहा होता है, वो एलिमेंट नहीं है, पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं आता स्टील। मगर आज की डेट में हम लोग स्टील का यूज इतना है कि स्टील के चम्मच, स्टील के बाउल, स्टील के प्लेट, स्टील के गिलास, दिन भर स्टील में ही जिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, स्टील से ही जिए जा रहे हैं और पिए जा रहे हैं। मगर स्टील कोई एलिमेंट नहीं होता। कितनी बात समझ में, क्या समझ में आया ये? तो जितना भी एलिमेंट दे रखा है उसमें 92 तो रियल एलिमेंट्स है, बाकी मैन मेड एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स है नोबल गैस या इनर्ट गैस को छोड़कर, इनर्ट गैस जानते हैं किसको कहते हैं? ठीक है, 18 ग्रुप नाम है एलिमेंट्स का, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है इनके आउटर शेल कंप्लीट होते हैं, इनके आउटर शेल कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जिनके आउटर शेल इनकम्प्लीट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो बगैर रिएक्शन के रुक ही नहीं सकते, उनको अपना आउटर शेल कंप्लीट करना है। तो क्या समझ में आया कि जितने भी नोबल गैसेस है वो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, या जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये प्योर में मिल जाते हैं। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। क्या? कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं वो। अब वो जो कंपाउंड के फॉर्म में है, अगर हम प्योर लेना चाहते हैं, जैसे मान लो जिंक हमें प्योर चाहिए, मगर जिंक क्लोराइड कंपाउंड में है, तो क्लोरीन को तो हटाना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, या मान लो अल्युमिनियम ऑक्साइड है या अल्युमिनियम क्लोराइड है, हमें अल्युमिनियम प्योर चाहिए, तो क्लोरीन को हटाना पड़ेगा। तो क्या देखा गया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं, और वो जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो एक तो मेटल होता है और एक उसके साथ जो एसोसिएट कंपाउंड्स होते हैं वो हमारा इम्प्योरिटीज कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्योरिटीज। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उस इम्प्योरिटीज को हम लोग कहते हैं गैंग पार्टिकल। क्या कहते हैं उसको? गैंग पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज को कहते हैं। इसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं इम्प्योरिटीज को। इतने सारे इम्प्योरिटीज बोलते हैं, गैंग पार्टिकल बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इन्हें हमें हटाना होता है। हाँ, तीनों में से किसी से भी समझ सकते हो, मगर गैंग पार्टिकल आपके बुक पे दे रखा है। कितनी बात समझ में आई? अब कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे जिंक है, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है, जिंक क्लोराइड भी है, ठीक है ना, और जिंक सल्फेट भी है, जिंक सल्फेट भी है। ऐसे तीन कंपाउंड है, तो इसमें भी जिंक है, इसमें भी जिंक है, इसमें भी जिंक है। इन तीनों को कह सकते हैं हम लोग मिनरल्स। क्या कहेंगे इसको? मिनरल्स बोल सकते हैं। मिनरल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? द कंपाउंड हैविंग अ कॉमन एलिमेंट, कॉमन मेटल इज कॉल्ड मिनरल्स। वो कंपाउंड जिसमें एक मेटल जो है सब में मिलता है, जैसे इसमें जिंक इसमें मिल रहा है, जिंक इसमें मिल रहा है, जिंक इसमें मिल रहा है, ये मिनरल्स कहलाते हैं। ये जो मिनरल मिलते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। अर्थ के कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। नाम तो सुना ही होगा, ये हमारा क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये कोर होता है, ये मेंटल होता है, और ये क्रस्ट होता है। ठीक है ना? तो जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वो सभी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है,
एयर में चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, एयर में जो रिएक्टिव है, ऑक्सीजन का परसेंट एयर में कितना है 21%, लेकिन नाइट्रोजन 78% है, लेकिन नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं है, नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी तो बताया था नाइट्रोजन रिएक्टिव ना होने की वजह से चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, अभी बताया था ना अभी रेंसिडिटी में। तुम्हें कुछ याद भी है या पागलो? ठीक है, तो जितने भी चिप्स के पैकेट नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है। एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर एलिमेंट जो है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, अब क्या बताया कि ये जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक क्लोराइड है, ये जिंक सल्फेट है, ये तीनों में जिंक है। इसमें से किसी से भी हम लोग इन तीनों को मिनरल्स बोल सकते हैं, तीनों को मिनरल बोल सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, हमें जिंक निकालना प्योर फॉर्म में, तो इसमें से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, ऑक्सीजन गैंग पार्टिकल हो गया, इम्प्योरिटी हो गया। इसमें से जिंक क्लोराइड में जिंक निकालना है, तो क्लोरीन क्या होगा, गैंग पार्टिकल हो गया, इम्प्योरिटीज हो गया। ऐसे ही इसमें जिंक सल्फेट में सल्फेट इम्प्योरिटीज हो गया। कितनी बात में अब हम चाहते हैं कि इसमें से जो इम्प्योरिटीज है इसको हटाकर और प्योर मेटल निकालें, तो इसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ मेथड अपनाना पड़ेगा, केमिकल फिजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, केमिकल एंड फिजिकल मेथड करना पड़ेगा, तब जाके ये इसमें से जाएगा। इसको भी क्लोरीन हटाने के लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये जो केमिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट जब करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि केमिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट करने से क्या क्या हमें किसमें जल्दी निकल आता है और कम खर्चे में निकल आता है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग किसी से निकाल रहे हैं, पता लगा बहुत ही मेहनत करने के बाद थोड़े से जिंक निकल रहे हैं, इतना मेहनत किया, पैसा भी ज़्यादा लगा उसमें से निकालने के लिए, और जिंक जो निकला वो हमें फ़ायदेमंद नहीं, थोड़ा सा निकला, उससे कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो गया। तो क्यों उसमें से जिंक निकालूं मैं? हम तो उससे निकालेंगे जिसमें से निकालना आसान भी है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ना करना पड़ा हो और कम पैसे लगाने के बाद भी निकल जाए। ठीक है ना, तो कम खर्चे में आसानी से निकल जाए, उसी को हम लोग प्रीफर करेंगे जिंक निकालने के लिए। ठीक है, तो मान लो हम लोगों ने ये माना कि ये जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना आसान भी है और कम खर्चे में भी है, तो अब इसी को बोलेंगे ओर। ठीक है, इसको बोलेंगे ओर। इनको ये सब, ये भी मिनरल था, ये भी मिनरल था, ये भी मिनरल था, लेकिन इसको ओर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे एलिमेंट को निकालना आसान भी है और फायदे भी है। कितनी बात सुनी? तो ओर को कैसे डिफाइन करते हैं? द कंपाउंड, द मिनरल फ्रॉम विच एन एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली। इजीली, आसानी से, प्रॉफिटेबली यानी फायदे भी होगा। द मिनरल, the mineral from which an element can be extracted easily and profitably is known as ore। कितनी बात सुन में आई? ये हमारा ओर कहलाता है। ओर में मिनरल में क्या डिफरेंस है? मिनरल वो होते हैं जिसमें सभी में एक कॉमन कम एलिमेंट होता है, मगर उस मिनरल को हम लोग ओर कहेंगे जिसमें से हमें वो एलिमेंट को निकालना आसान भी है और फायदेमंद भी है। ठीक है, एक यहाँ पे स्टेटमेंट आता है, all ores are minerals but all minerals are not ore। ठीक है ना, समझ में आ रहा क्या मतलब हो गया? जितने भी ओर्स हैं वो तो मिनरल कहलाएंगे, लेकिन सभी मिनरल को ओर नहीं कह सकते। कितनी बात सुन नहीं? आगे चले पीछे चले हम लोग, यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या दे रखा है कि अब ओर का पता चल गया किसी भी का, तो उसको कैसे उसमें से किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कौन कौन सा मेथड हो, कॉमन मेथड दिया गया एनसीईआरटी में, उसको हम लोग कल अगले क्लास में करेंगे।